नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 7 फरवरी और सभी को पता है कि 7 और 8 को सेटेट का पेपर होना था। तो मॉर्निंग शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें जो आपका सेकंड पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वो हमारे पास आ चुका है जिसमें हमने सीडीपी अभी तक आपको कंप्लीट करा दी है 30 प्रश्न। यदि वीडियो नहीं देखा है तो मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो। अब सेकंड जो वीडियो हम लेकर आए हैं भाषा फर्स्ट, यदि आपने हिंदी चुनी है तो अपना पेपर सामने रख लीजिएगा। इसमें 30 प्रश्न आपको बताए जाएंगे, मिलान कर लीजिएगा आपके आंसर क्या आपने लगाया है और जो हम आंसर दे रहे हैं उसमें मिलान करके अपने 30 प्रश्न में कितने नंबर आ रहे हैं मिलान करके जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो 91 से 120 प्रश्न हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, टोटल 30 प्रश्न और ये भाग 5 है। और याद रखिएगा भाषा फर्स्ट आपने हिंदी चुनी है तो ही आपके लिए ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास जो पेपर होगा उसमें पद ध्यान से दिया होगा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकते हैं प्रश्न, लेकिन प्रश्न यही आए हुए है ना। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रश्न देख लीजिएगा। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश में लिखा हुआ है पर त्राण कहाँ किस्मत में लाखों, भोग अभी तक बाकी है, धरती के तन में एक नहीं सो रोग अभी तक बाकी है, जल रही आग दुर्गंध लिए छा रहा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मत वाले कुटिल नाग निर्भर फन जोड़े रहे घूम, देशों का भीषण तिमिर व्यू, पग पग प्रहरी है, अंधविश्वास है, चमू सजी दानवता की, खिलखिला रहा है सर्वनाश, पर हो अधीर मत मानवते, पर हो अधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस व्यू बीच धरती की कोमल एक किरण। ये पद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना था 91 से 96 तक, यानी कि 6 प्रश्न का आंसर इसी में से देना था। तो हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे। देखिए नागों का गुण क्या नहीं है ये पूछा गया है, घुमक्कड़ होना, निर्भय होना, विषैला होना या फिर कुटिल होना। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो एक विष के एक लाइन लिखी हुई, विष के मत वाले कुटिल नाग निर्भर फंड जोड़े रहे घूम। तो यहाँ पर निर्भय यहाँ पर दे रखा है, यानी गुण बता रहा है यहाँ पर किसका, नाग का। तो यहाँ पर निर्भर, कुटिल और विष, ये तीनों गुण यहाँ पर आपको दिख रहे, निर्भय, कुटिल और विष, है ना। विषला होता नाग तो ये गुण होता, लेकिन घुमक्कड़ इसमें दे रखा, लेकिन घुमक्कड़ उसका गुण नहीं होता है। तो आपका जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका यहाँ पर सही होगा, है ना। कौन सा गुण नहीं है ये पूछा गया था, तो आंसर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। भिन्न शब्द को आपको चुनना था, कोमलता, मानवता, दानवता या फिर कुटिल। तो यहां पर आप देखेंगे तो कोमलता, मानवता और दानवता में ये तीनों ही क्या है, भावात्मक संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन जो कुटिल शब्द है ये एक विशेषण शब्द है, इसलिए ये इन तीनों से भिन्न है। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि हो अधीर मत मानवते में अलंकार है। यहाँ पर देखिए इसमें अलंकार पूछा गया, मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें यदि अलंकार पूछा है तो सही आंसर क्या होगा, इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा इसमें, मानवीकरण अलंकार होगा, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है। क्या कारण है भैया मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है, क्योंकि धुआं ही धुआं है, क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है, क्योंकि नाग घूम रहे हैं, क्योंकि दानवता की चूम खिलखिला रही है। सही आंसर क्या होगा, देखिए यदि आपने जो गद्यांश दिया हुआ उसको ध्यान से पढ़ा हुआ, कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है, क्योंकि धरती की कोमल किरणें जूझ रही है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय, यहाँ पर आशय पूछा गया है, इस पंक्ति का आशय क्या होगा, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं, चारों ओर बहुत अधिक धुआं है, चारों कोनों में बहुत अधिक धुआं है या फिर चारों ओर बहुत कम धुआं है, क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा भैया छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय होगा कि चारों ओर बहुत अधिक क्या है भैया, धुआं है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बचाव यानी कि जो त्राण होता है ये कहाँ है, दानवता की चमू सजने में है, कुटिल नागों के घूमने में है, शेष बचे भोगों में है या फिर कोमल किरणें के जूझने में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये कोमल किरणें के जूझने में ही। यदि आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो आसानी से, सॉरी दूसरा आंसर नहीं इसका, है ना, फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। कौन सा, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अब ये जो 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, अब पद्यांश आ गए, सॉरी अब यहाँ पर जो पेडागोजी है उसके प्रश्न आ चुके हैं। पेडागोजी का प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर विकल्प बड़े हैं, पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा भैया साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, केवल व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। यह विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साहित्यिक पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आनंद सहारना करना और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना होता, ना कि व्याकरण शिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे देखेंगे,
थोड़ा सा इसको मैं एडजस्टमेंट कर लूं, उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है, अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? मानस मंथन, आइस ब्रेकिंग, पठन तत्परता या फिर अवलंब, जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे प्रश्न में करवा चुका हूं आपको, है ना। यदि आपने देखा होगा तो मैंने एक शब्द दिया था इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा सहारा लगाना। आप प्रश्न देखेंगे तो अध्यापक क्या कर रहा है? उस बच्चे को थोड़ा सी मदद कर रहा है, यानी कि उसको सहारा दे रहा। अवलंब यहाँ पर इसके फोल्डिंग इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा क्या है? एक आदत है, प्राकृतिक उपागम, सहयोगात्मक भाषा अधिगम, श्रव्य भाषावाद या फिर संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम। आपने अच्छे से पेडागोजी पढ़ी होगी। तो भाषा एक आदत है, ये भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम मत देता है? तो श्रव्य भाषावाद देता। कौन सा भैया? श्रव्य भाषावाद। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इस पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाएगा? क्या कहेंगे भैया इसे आप? सरसरी तौर पर पठन, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन या फिर विशिष्ट पठन, क्या कहेंगे? मैंने कुछ दिन पहले स्कैनिंग और स्किमिंग के बारे में आपको बताया था कि स्किमिंग कैसे कहते हैं, स्कैनिंग कैसे कहते हैं। ये दोनों चीजों को बड़ी बारीकी से आपको समझाया था। यदि वीडियो देखा होगा तो आप गलत नहीं करेंगे। इसे कहेंगे बारीकी से पठन, यानी कि स्कैनिंग कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? स्कैनिंग। जब हम किसी पाठ को पढ़कर उसमें से विशिष्ट सूचनाएं, प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं तो उसे क्या करते हैं? हम स्कैनिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं ना। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एक अध्यापक विद्यार्थी को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? साझा पठन का, रचनात्मक लेखन का, दिखाओ और बताओ या फिर जिज्ञासा सूत्र लेख का। देखिए यहाँ पर 5 चित्र दिखाता है और चित्रों के आधार पर कहानी लिखने को कहता है। तो गतिविधि क्या हो जाएगी भैया? रचनात्मक लेखन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रचनात्मक लेखन। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता यहाँ पर पूछी गई थी। क्या संदर्भ रहित परीक्षण प्रश्न, संदर्भ रहित संप्रेषणात्मक कार्य, बहुवैकल्पिक प्रश्न या फिर अंतः क्रिया के बिना प्रदर्शन? देखिए यहाँ पर भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता पूछी गई थी, तो वो हो जाएगी आपकी संदर्भ रहित संप्रेषणात्मक कार्य। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना। देखिए 2 पठन दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। ये वही आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। देख लेते हैं। पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करता है। हमने हर वीडियो में एक बात का जिक्र किया था, जहां पर केवल आ जाए और विकल्प पॉजिटिव हो, सॉरी प्रश्न या विकल्प पॉजिटिव हो, तो वहां पर वो विकल्प हमेशा गलत होगा। जैसे कि यहाँ पर केवल अक्षर और ध्वनि के बारे में बताया गया है, तो ये प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं, विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमेशा क्या होगा? ये गलत होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करता। बिल्कुल, आप यदि पढ़ेंगे, यदि अर्थ समझेंगे और उसको पहुंचना है तो जो संकेत होते हैं उसको डिकोड आपको करना होगा। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ए तो आपका गलत है लेकिन बी आपका सही है ना। तो यहाँ पर देखिए कहा लिखा है बी सही है लेकिन ए गलत है ना। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आकलन करना है और श्रवण आकलन हेतु वहां किस गतिविधि का चयन कर सकता है? यहाँ पर किस गतिविधि का चयन करेगा? ये सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है और 4 विकल्प हैं। पढ़ूंगा, ज्यादा समय आपका खराब होगा। सीधा सीधा मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा कि अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? भाषा के अर्थ के पहलू की बात की जा रही है। वाक्य विन्यास, आकृति मूलक, स्वनिम या फिर अर्थग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर भाषा के अर्थ के पहलू से संबंधित हो जाएगा आपका अर्थग्राम। क्या हो जाएगा? अर्थग्राम हो जाएगा। 4th वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं? भाषा अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है? नेगेटिव प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो भाषा व्याकरण की संरचना या नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है
ये भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है ना, भाषा अधिगम का सिद्धांत पूछा गया था, तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। भाषा अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, इसलिए दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थी से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इन शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, क्या हो सकता भैया इसका मुख्य उद्देश्य? व्याकरण के प्रति समझ बनाना, पठन कौशल समृद्ध करना, लेखन कौशल समृद्ध करना, या फिर शिक्षार्थियों के शब्द संपदा में सुधार करना। तो इस गतिविधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना होगा। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अभिकथन और कर्ण पूछा गया है। तो अभिकथन और कर्ण देख लेते हैं। शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। बिल्कुल, देरी करेंगे तो कठिनाई करेगा, तो अभिकथन आपका सही हो जाएगा। क्या कारण है इसका? बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। बिल्कुल, बच्चे के जो शुरुआती वर्ष होते हैं उसमें भाषा अर्जन के लिए बहुत ही वो संवेदनशील अवधि होती है, तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत, यहाँ पर एनसीएफ 2022 का एक मुख्य सिद्धांत पूछा गया है और यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कि बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के बारे में पूछा गया था, तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि कुछ वाक समुदाय में एक ही भाषा के विविध प्रकार का साथ साथ विद्यमान है, सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? द्विभाषी रूपता में, बोली में, कोड मिश्रण में, या फिर प्रयुक्ति में? द्विभाषा रूपिता लिखा हुआ है ना, किसमें किया जाएगा? तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा, इसको किया जाएगा भैया द्विभाषी रूपिता। पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को दो खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समुची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? सीधा सीधा ये पूछा गया है। इस गतिविधि को आंशिक श्रुतलेख कहते हैं, कथावाचन कहते हैं, जारी रखने वाला श्रुतलेख, या फिर शब्दजाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जारी रहने वाला श्रुतलेख, यानी कि रनिंग डिक्टेशन कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है 112 से 120 तक, इसी में से आंसर देना है। यानी कि यहाँ पर भी 6 से 7 प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को और इसी में से आंसर आपको देना। ठीक, 6 से 7 नहीं, 12 और 120 यानी कि 9 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसी गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर आंसर देना है। तो इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है ये गद्यांश। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे किस पे चलेंगे? प्रश्न पर चढ़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, इसके आंसर लिख चुका हूं, है ना। तो यहां पर देखिए गद्यांश क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। क्या नहीं है? वयोवृद्ध कारीगर, वयोवृद्ध कृषक, वयोवृद्ध वैज्ञानिक, या फिर वयोवृद्ध पशुपालक। सही आंसर हो जाएगा वयोवृद्ध वैज्ञानिक। यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। भिन्न शब्द पहचानिए। यहां पर आपको भिन्न शब्द पहचानना है। लिखा हुआ साहित्य, सुदीर्घ, सायास और सजग। तो यहां पर आप देखेंगे इन चारों विकल्पों में, तो यहां पर सुदीर्घ में देखेंगे तो सु, सायास में देखेंगे सा, सजग में देखेंगे तो सा। इन तीनों में सु, सा क्या है? ये भैया एक उपसर्ग लगा हुआ है। इन तीनों में क्या लगा हुआ है? इन तीनों में उपसर्ग लगे हुए हैं और ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और साहित्य आप देखेंगे तो साहित्य क्या है? एक मूल संज्ञा शब्द होता है। तो यहां पर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो साहित्य क्या है? इन तीनों से भिन्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय यहाँ पर पूछा गया है। क्या है भैया? तो यहाँ पर इसकी मर्यादा का आशय होगा आवश्यक होने पर कुदरती संसाधनों का उपयोग करना। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद। लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया। लोक प्लस उन्मुखी, लोकोत प्लस मुखी, लोक प्लस अनोन्मुखी, यानी लोकोन प्लस मुखी। क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लोक प्लस उन्मुखी। और यदि इसमें संधि पूछते तो इसमें संधि कौन सी होगी? आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी भैया? इसमें गुण संधि हो जाएगी। लेकिन संधि विच्छेद पूछा गया है तो लोक प्लस उन्मुखी, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान की परंपरा का वर्णन नहीं है, लोकगीत, लोक शास्त्र, लोक साहित्य या फिर लोक विज्ञान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोकगीत है ना। लोकगीत की परंपरा का इसमें वर्णन नहीं है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मौखिक परंपरा की विशेषता कौन सी नहीं है। मौखिक परंपरा की विशेषता कौन सी नहीं है, सीधा सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर बहुत सरल है इसका, किताबों की जरूरत होना, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए उचित व्यक्त पूछा गया है भैया, लोकशाला लिखा हुआ है ना, लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य क्या है भैया, शिक्षा उदस्त, फिर हृदयस्थ होती है, समाज से इसके लिए शुल्क लिया जाता है, यहाँ स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती है, या फिर परिवार एक से अधिक ग्रंथों को जीवित रखता है। तो सही आंसर होगा, ये भी एक सरल सा प्रश्न था कि यहाँ स्वावलंबी और निःशुल्क शिक्षा देती है, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है भैया, यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, किसकी जरूरत नहीं है। लोकशालाओं में किताब ज्ञान देने की, लोकशालाओं में अनुभवी लोगों को बुलाने की, लोकशाला स्थापित करने की, या फिर लोकोन्मुखी बनने की। तो यहाँ पर लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं या फिर जरूरत नहीं है, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा, संसार में उपलब्ध समस्त ज्ञान, गूगल या वेब पर उपलब्ध ज्ञान, पुस्तकों में संकलित ज्ञान, या फिर पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। तो ये सरल सा प्रश्न था, इसमें भी आपको जो गद्यांश उसे पढ़कर हल करना था। सही आंसर इसका हो जाएगा पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 120 प्रश्न, यानी कि 120 यानी कि 91 से 120 प्रश्न, यानी कि टोटल 30 प्रश्न। अब इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी के प्रश्न पत्र में, ये आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, जल्दी हम लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।